तो क्या हाल है, ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। आज हम आए हैं बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के ऊपर बात करने के लिए। और ये अभी कोई आने वाला सीक्वल नहीं है, ये हम बात कर रहे हैं 2004 में जो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन आने वाली थी उसके बारे में। ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर इसकी एक स्क्रिप्ट बाहर आ चुकी है जिसके बारे में लोगों ने काफी ज्यादा लीक्स के बारे में बात करी। और फिर आप ही ने मेरे से पूछा कि भाई इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दो कि इसमें क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ, क्या होने वाला था और हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला था, क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, क्यों ये हमें देखने को नहीं मिली। सारी चीजों पर आज बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है पर इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता, और कुछ लोग बात कर भी रहे हैं पर पूरी तरीके से आपको बता नहीं रहे कि एक्चुअल में क्या रीजन था। सबसे पहले बैटमैन वर्सेस सुपरमैन 2004 में रिलीज करने के लिए बात हुई थी, बट उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये मूवी बहुत ज़्यादा डार्क होने वाली थी। असाइलम को एज अ रिसेम्बलेंस इसके अंदर डाला जाता जो कि मेंटल असाइलम से रिसेंबल करता है, और मेंटल असाइलम उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम के सिनेमा के हिसाब से, उस टाइम के ऑडियंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा डार्क होने वाला था। और इसके साथ सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट टेक नहीं था। उस टाइम 2004 में हमारी स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन की मूवी रिलीज हुई थी, और हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि भाई कोई सुपर हीरो मूवीज हमें देखने को मिले, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन बुरी चीज़ ये थी कि उस टाइम पे कोई भी ओटीटी जैसा रिकवरी, मनी रिकवरिंग के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं था। कि अगर कोई प्री प्रोडक्शन वार्नर ब्रदर्स अगर किसी बड़ी फिल्म में इतना पैसा डाल रहे हैं जो कि डार्क है, जिसमें उनको रिस्क लग रहा है कि भाई पैसा शायद ना, मतलब डूब जाएगा, कोई देखने को नहीं आएगा, वो क्यों डालेंगे इसमें पैसा। आजकल ऐसी मूवीज बनती है जहां पर कोई भी प्रोडक्शन हाउस रिस्क लेना चाहता है, बट उस टाइम के हिसाब से कोई भी प्रोडक्शन हाउस ऐसी जगह पैसा नहीं डालना चाहेगा जहां पर उनका पैसा स्टक हो जाए। बट फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है ना कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके लिए हमेशा व्यूज आएंगे, हमेशा लोग देखने को आएंगे। बट क्या उस टाइम के हिसाब से सिर्फ यही रीजन देना काफी था कि ये मूवी बहुत ज्यादा डार्क होने वाली है? वो चाहते तो इस मूवी को थोड़ा सा लाइट करके भी तो रिलीज कर सकते थे। वो चाहते तो इसको कैरेक्टर्स के साथ खेल करके भी तो यूज कर सकते थे, इसको थोड़ा और लाइट किया जा सकता था, बहुत कोई बड़ी बात नहीं थी। तो क्या रीजन था कि ये मूवी हमें देखने को नहीं मिली? इसी के बारे में और धीरे धीरे पेज खोलते हुए बात करते हैं। पर सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्टोरी एक्चुअल में किसकी थी, कौन इंट्रोड्यूस करवाया, किसका क्या हुआ, और कैसे डायरेक्टर आए, और फिर क्यों ये मूवी फाइनली विद कंफर्मेशन, मतलब कंफर्मेशन तो नहीं है, कॉन्स्पिरेसी थी जितना मैं रिसर्च कर पाया उसके हिसाब से। चलो एक बार फिर से इस पे और डेप्थ में जाते हैं। तो सबसे पहले ये आइडिया एंड्रू केविन वॉकर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। वो एक स्क्रिप्ट लेकर आए थे, उन्होंने वार्नर ब्रदर्स की टीम को पिच भी किया था कि भाई ये स्क्रिप्ट है, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन कॉमिक्स में इतना ज्यादा लोगों ने प्यार किया है तो भाई ऑब्वियसली सिनेमा में भी लोग प्यार करेंगे। इस आइडिया को वार्नर ब्रदर्स की जो क्रिएटिव टीम थी उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया था, बट मूवी सच में बहुत ज्यादा डार्क थी ये बोल करके वो बैक आउट कर गए। बट उनको कॉन्सेप्ट क्योंकि पसंद आ गया था तो उन्होंने एक और राइटर को उठाया। इससे पहले बैटमैन एंड रॉबिन करके एक मूवी आई थी जिसके राइटर को वापस बुलाया गया और उनसे कहा गया कि इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हमें एक स्क्रिप्ट रीराइट करके दो। और वो राइटर थे केविन, क्या नाम था, केविन गोल्डमैन थे मेरे हिसाब से, एक बार चेक करो, हाँ केविन गोल्डमैन को बुलाया गया था। और वार्नर ब्रदर की क्रिएटिव टीम अगर किसी भी राइटर को बुला रही है तो उसकी जो प्रीवियस मूवीज होंगी वो बहुत बढ़िया चल रही होंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बट फिर भी ये बात यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल थी कि क्यों उन्हें बुलाया गया। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि यहाँ पर उन्होंने जिन डायरेक्टर को हमारे पास लेकर के आए थे वो थे वुल्फगैंग पीटरसन, जिनका आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उनके आने के बाद मूवी स्क्रिप्ट में काफी ज्यादा चेंजेस हुए थे, इवन रीराइट होने के बाद भी काफी ज्यादा चेंजेस हुए थे। और फिर इस मूवी को आगे ले जाने के लिए रेडी हो गए थे कि इस मूवी पे आगे काम करने वाले हैं। बट फिर भी ये मूवी रिलीज इसीलिए नहीं हुई, मतलब भाई इन्होंने एक्टर्स तक देखना शुरू कर दिया था, एक्टर्स से बात करना तक शुरू कर दिया था, सब कुछ सॉर्टेड चल रहा था। बट फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ बताता हूँ। सबसे बड़ा पॉइंट था इंटरनल क्लैशेस। जो एग्जीक्यूटिव टीम थी उनके बीच में इंटरनल क्लैशेस होना शुरू हो गए थे, क्योंकि एक ही टाइम पे दो फिल्म के कॉन्सेप्ट उनके सामने पड़े थे। एक था सुपरमैन फ्लाई बाय का और दूसरा था बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन इतनी क्रेजी फिल्म थी कि कोई भी उसको मना क्यों ही करेगा। बट फिर भी क्लैशेस से लड़ते झगड़ते उन्होंने एट द एंड यही फाइनल किया कि बैटमैन फ्लाई बाय, सॉरी बैटमैन कैसे फ्लाई करेगा, सुपरमैन फ्लाई बाय की जो मूवी है उसको रिलीज करा जाएगा, जो कि रिलीज हुई भी थी सुपरमैन रिटर्न्स के नाम से। और उस टाइम पे अगर कोई बैटमैन वापस आता, जो कि उस टाइम पे लोग बात कर रहे थे, वो था टिम बर्टन का बैटमैन को वापस लाने की बात चल रही थी, जिसका
मेन कॉन्सेप्ट ये होने वाला था कि वो असाइलम से रिलेटेड स्क्रिप्ट को फॉलो करते और उसी डार्क कॉन्सेप्ट की वजह से कि एक्टर्स रेडी नहीं थे करने के लिए, या फिर एक्टर्स के बीच में जो और जो प्रोडक्शन के बीच में डिस्कशन हो रहा था वो काफी डिफरेंट हो गया था, उनके बीच में जो दूरियां थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसीज हैं, क्योंकि जो मूवी की स्क्रिप्ट थी उसके ऊपर सिर्फ असाइलम नाम लिखा गया था ताकि मूवी की स्क्रिप्ट लीक ना हो सके। बट जो एक्चुअल मूवी का नेम होने वाला था वो यही होने वाला था, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। और असाइलम शायद ही मूवी के एंड में ऐड किया जाता, क्योंकि उस टाइम पे काफी ज्यादा मतलब बात चल रही थी असाइलम असाइलम के नाम से, क्योंकि एट द एंड असाइलम नाम तो बाहर आ ही गया था, तो फिर लोगों को लग रहा था कि असाइलम नाम भी ऐड हो जाएगा मूवी के अंदर। बट उनका इनिशियल प्लान में ऐसा नहीं था, बट बाद में क्योंकि लोगों के बीच में इतनी ज्यादा बातें होनी शुरू हो गई थी तो इसीलिए उन्होंने ऐड करने का सोचा। तो ये मूवी का जो नाम होने वाला था बैटमैन वर्सेस सुपरमैन असाइलम करके होने वाला था। बट इस मूवी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आया जब इनको बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी को साइड करना पड़ा। तो उसका जो आंसर है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा प्लेन है उसका, कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कभी भी हम डालेंगे तब चल जाएगा। और अभी जो टाइम है, अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, वार्नर ब्रदर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, बाकी मूवीज ने ठीक ठाक कर लिया है। अब भी हमें एक बेसिक फिल्म चाहिए जो कि हमारे सुपरमैन को आगे लेकर के जाए, हमारे यूनिवर्स को आगे लेकर के जाए। हम मानते हैं कि बैटमैन वर्सेस रॉबिन ने इतना अच्छा काम नहीं किया था, वरना वो बैटमैन की मूवी लेकर के आते, इसीलिए वो सुपरमैन की मूवी पहली बार लाना चाहते थे। और सुपरमैन बैटमैन को एक साथ ला करके एक साथ फाइट करवाना, भाई कोई भी आएगा थिएटर में देखने के लिए। बट वो उस टाइम पे इतने बड़े कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करना चाहते थे और इतना बड़ा बजट भी उनके पास अवेलेबल नहीं था कि वो मूवी की स्क्रिप्ट के साथ जस्टिस कर सके। इसीलिए उन्होंने उस टाइम पे ये डिसाइड किया कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन उस टाइम पे बनाएंगे जब वार्नर ब्रदर्स में कोई ऐसा टाइम चल रहा होगा जब बहुत टाइम से मूवीज अच्छी नहीं चल रही और तब उनको किसी एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट की जरूरत है जिसको बस डालते ही लोग थिएटर में आके मूवी देखना शुरू कर दे। तो इसीलिए उन्होंने सेव किया। बट धीरे धीरे जब इसको आगे और एग्जीक्यूटिव्स को दिखाया गया तो वो कह रहे थे बहुत डार्क है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है, इतने चेंजेस होने लग गए थे कि उन्होंने एट द एंड जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी उसको उठा करके साइड कर दिया और स्क्रैप कर दिया। बट क्या यही एंड था इसका? नहीं। ऐसा क्या था स्क्रिप्ट के अंदर कि लोगों ने इतने ज्यादा चेंजेस करने के लिए बोला? ऐसा क्यों? मतलब इतनी इतनी ही क्या डार्क हो जाती? अभी वाली जो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन है वो डार्क नहीं थी क्या? अभी डीसी ने जितनी भी मूवीज बनाई है वो डार्क थीम पर ही बनाई है। तो फिर ऐसा क्यों था कि उस टाइम पे डार्क, मतलब ऐसा क्या था उस स्क्रिप्ट के अंदर? अब एक बार स्क्रिप्ट पे फोकस करते हैं। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ के जितना मैं छोटा कर सकूं उतना छोटा कर दिया, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बट आपको क्लियरली मजा दे दूंगा कि भाई स्टोरी क्या होने वाली थी। तो ये जो यूनिवर्स है, ये पुरानी जो हमने बैटमैन हमने तो नहीं देखी, उस टाइम पे जिन लोगों ने देखी थी बैटमैन वर्सेस रॉबिन, बैटमैन एंड रॉबिन और सुपरमैन की जो मूवी आई थी वो उनको थोड़ा सा पुश दे करके टाइम पे उसके बाद रिलीज हुई थी, जहाँ पे क्लार्क केंट का अब डाइवोर्स हो चुका है, वो अपना मतलब डेली ब्यूगल में अभी भी काम कर रहा है, बट फिर भी उसकी लाइफ उतनी ज्यादा सॉर्टेड नहीं चल रही है। वहीं पे बैटमैन की लाइफ तो और वर्स थी। बैटमैन पिछले 5 सालों से रिटायर हो चुका है, उसके पास कुछ करने को नहीं है, उसके पास उसका कोई साथ नहीं है। रॉबिन भी अब नहीं रहा है इस यूनिवर्स के अंदर, इवन जोकर भी नहीं रहा है इस यूनिवर्स के अंदर, एल्फ्रेड भी नहीं बचा है। बैटमैन अकेला हो चुका है, उसके पास कुछ करने को नहीं है, उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा खाली हो रही है। और इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आगे हमें स्टोरी में पता चलता कि भाई बैटमैन फाइनली किसी को अब अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहता है, उसका लव इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया चाहता है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। एलिजाबेथ बैटमैन के लिए एकदम परफेक्ट होती है, हर तरीके से बैटमैन के लिए, हमारे ब्रूस वेन के लिए हर एक चीज में एकदम परफेक्ट, हर चीज मतलब कुछ भी स्टार्टिंग एंड बात करने का तरीका, रहन सहन, हर चीज में एकदम परफेक्ट होती है। और इसीलिए वो दोनों डेट करने से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम शादी करने जाएंगे। शादी करते वक्त जो मतलब शादी करने से पहले जो उनका पूरा ओकेजन टाइप होता है, वहाँ पे जब बात कर रहे थे, वहाँ पर क्लार्क कैंट आता है ब्रूस वेन से बात करने के लिए। ऑफकोर्स ये दोनों जानते हैं कि यही मतलब गंगाधरी शक्तिमान है, तो पता है बैटमैन को और सुपरमैन को एक दूसरे की रियलिटी पता है, इसलिए वो आपस में बात कर रहे थे। तब सुपरमैन आकर के पूछता है कि भाई 5 साल हो गए, तुम बैटमैन बन के क्यों नहीं बन रहे तुम? भाई आई एम द नाइट, आई एम द वेंजेंस, क्यों नहीं आ रहे हो भाई? क्या दिक्कत है? बाहर आओ, देखो प्रॉब्लम क्या है। तब बैटमैन बताते कि कैसे उसकी लाइफ बहुत ज्यादा डार्क हो गई है। मतलब बताने से पहले वैसे तो एक पॉइंट भी मारता है कि तेरी और लोइस के साथ भी जो चल रहा है, मैंने न्यूज सुनी है कुछ खास, तो तेरी भी लाइफ नहीं चल रही है। बट फिर भी वो इतना ज्यादा हैक्टिक नहीं करता, वो सीधा बोलना शुरू करता है कि यार
रॉबिन के जाने के बाद से ना उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई है, वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है और उसकी लाइफ में कोई रीज़न नहीं बच गया। और जब भी बैटमैन बन के बाहर निकलता था विलन्स को या फिर किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, तब उसके मन में ये नहीं आता था कि इनको इतना मारूं कि इनको हॉस्पिटल छोड़ दूं और उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो जस्टिस करेगी। मेरा मन करता था उनको डायरेक्टली फिनिश कर दूं, इवन हॉस्पिटल भेजने लायक भी ना छोड़ूं। फिर वो धीरे-धीरे बताता है कि मेरा जो गोल था वो अब जस्टिस को ना लेकर के, क्योंकि बैटमैन का रोल है ना वो मारता नहीं है कभी भी, वो जस्टिस वाला उसका जो एंगल है, वो चाहता है कि जस्टिस हो क्रिमिनल्स के साथ, लोगों के साथ जस्टिस हो ताकि क्रिमिनल जेल में जा सके। तो इसीलिए उसका गोल अब बनता जा रहा था कि वो रिवेंज ले, ब्लड के लिए हो जाए, उसको ना मारना पसंद आ रहा था। और कहीं ना कहीं उसने यही चीज बोली कि यार मैं अब उस स्टेज पे जा चुका था जहां पर मेरे लिए ब्लड ही सब कुछ था। अगर मैं ऐसे ही ब्लड में खेलता रहता तो एक बार एक ऐसा टाइम आता जब मैं इतना थर्स्टी हो जाता ब्लड के लिए कि मेरे को कुछ और ना दिखाई देता, मैं खून का प्यासा होता था, खून का प्यासा। शायद तुम्हें समझ नहीं आएगा, ये एक वीकनेस है जो हम ह्यूमंस के अंदर है, हम इमोशंस में बह जाते हैं। तो ऐसा करके वो सुपरमैन को बोलता है और सुपरमैन थोड़ा सा मतलब इनके बीच में कुछ स्पार्क हमें दिखाया जाता है कि हाँ दोनों की नहीं बन रही है, दोनों एक दूसरे को उतना पसंद नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर बाकी जगह पे कई बार ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे को मतलब कहते हैं ना कि साइड में एकदम साथ में खड़े होते हैं, दो भाई जो हमेशा लड़ते रहते हैं, फिर कभी साथ में आ जाए तो मतलब कि एक दूसरे के साथ खड़े हैं। बट वैसा वाला एंगल हमें नहीं देखने को मिलता। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है, इनकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद हनीमून पे जाते हैं और हनीमून पे एलिजाबेथ को एक बी काट जाती है, एक पॉइजनस बी, जिससे एलिजाबेथ नहीं बचती। जैसे ही सुपरमैन को ये बात पता चलती है, सुपरमैन उड़ता हुआ सीधा पहुंचता है बैटमैन के पास। बैटमैन अपनी बैट केयर से अपने सूट को मतलब पूरे ऐसे जाल वाल लगे हुए अपनी सूट को पहन के बाहर निकलता है और सुपरमैन बात कर रहा होता है बैटमैन से कि भाई क्या क्या चक्कर है, क्या प्लान है। बैटमैन साफ बोलता है भाई देख, मैं अब बदला लूंगा, आखिरी बार बदला लूंगा और इस बार कोई भी मेरे सामने आ जाए नहीं बचेगा। इस बार ये बदला सिर्फ जस्टिस के लिए नहीं है, ये रिवेंज के लिए, और मैं अब अपना पूरा रिवेंज लूंगा किसी भी हद तक जाकर। सुपरमैन वहां से उड़ करके निकल जाता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वहीं पे जो बैटमैन होता है वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में कुछ रुकीज को पकड़ता है, उनको मारता है और उनको अधमरा छोड़ देता है। और ये रुकीज जाकर के ताकि मतलब सबको बता दे भाई, पूरे एरिया में बता दे कि भाई द नाइट इज बैक, द नाइट इज बैक। और फिर वही चीज आगे बढ़ती है, वो धीरे धीरे आगे जाता है, तब उसको दो और क्रिमिनल्स मिलते हैं जो इस केस से डायरेक्टली कनेक्टेड थे और उनसे फाइट करने जा ही रहा होता है कि उतने में कहीं से जोकर की एंट्री हो जाती है। और जब बैटमैन जोकर को देखते हैं तो वो कुछ बावला सा हो जाता है और फिर वो रुकीज और जोकर मिलके बैटमैन को ठोक देते हैं, बहुत बुरी हालत में एकदम अधमरा छोड़ देते हैं। वैसे तो जोकर किल ही करने जा रहा होता है, फिनिश ही करने जा रहा होता है, बट जोकर रुक जाता है क्योंकि वो जो बाकी के दो क्रिमिनल्स होते हैं वो बोलते हैं कि जैसे इसने हमारे उन बंदों को अधमरा छोड़ दिया था, इसको भी अधमरा छोड़, ताकि ये रियलाइज करे कि हम क्या हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जोकर नहीं था, तो ये जोकर कहाँ से आ गया। मैं बताता हूँ कहाँ से आया। सुपरमैन अपना इन्वेस्टिगेशन करते हुए लेक्स लूथर के पास आता है और वहां पर लेक्स लूथर अपना प्लान एक्सप्लेन करता है कि मेरा प्लान था क्या। लेक्स लूथर का प्लान ये था कि भाई जोकर का एक डुप्लीकेट को क्रिएट करे। जोकर का डुप्लीकेट एक ऐसी लड़की को क्रिएट करेगा, एक ऐसी लड़की को प्रिपेयर करेगा जो बिल्कुल बैटमैन के लिए परफेक्ट हो, जो बिल्कुल ब्रूस वेन के लिए परफेक्ट हो। वही चीज होती है, ब्रूस वेन शादी भी करता है, उसके बाद वो मार देता है। और लेक्स लूथर को पता था कि जब ये सारी चीजें होंगी तो बैटमैन पागल हो जाएगा, गुस्से में पागल बैटमैन जब जोकर को मारने जाएगा तो उसके जस्टिस वाले एंगल को लाने के लिए सुपरमैन सामने आएगा और बैटमैन इजीली सुपरमैन को ओवर स्मार्ट करके उसको फिनिश कर देगा और लेक्स लूथर की जिंदगी आसान हो जाएगी। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। बैटमैन एक बार मार खाने के बाद वापस से जाता है जोकर को मारने के लिए, बट वही होता है थोड़ा सा तो लेक्स की भी दिमाग मतलब स्मार्टेस्ट मैन अलाइव। सुपरमैन बैटमैन फाइट करने लगते हैं। सुपरमैन को बैटमैन एक ऐसा एरो मारता है जिसके अंदर क्रिप्टोनाइट होता है, जो कि बैटमैन मतलब सुपरमैन को काफी ज्यादा वीक कर देता है और बैटमैन आगे निकल जाता है मारने के लिए। वो जोकर को बहुत बुरी तरह तोड़ रहा होता है, बट उस टाइम पे बैटमैन और जोकर ऐसे स्टेज पर होते हैं जब वो दोनों वीक होते हैं। उसी टाइम पे
बैटमैन की हेल्प करने के लिए पीछे से सुपरमैन एक ग्रेनेड फेंकता है, एक ऐसा ग्रेनेड जो जोकर के ऊपर गिरता है, बट जोकर वहां से बच के निकल जाता है और बैटमैन सुपरमैन एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं और एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं से दो सुपर ह्यूमंस आ जाते हैं, वो जो क्रिमिनल्स पहले छोड़ दिए थे वही दो क्रिमिनल्स अब सुपर हीरो टाइप पावरफुल हो चुके हैं, उनसे फाइट कर रहे होते हैं। बैटमैन एंड सुपरमैन मिल करके इन दोनों क्रिमिनल्स को मार ही रहे होते हैं कि इतने में लेक्स लूथर अपने वो बॉडी सूट के साथ आ जाता है फाइट करने के लिए। अब जोकर और लेक्स लूथर के साथ फाइट करते हुए ऐसा सिनेरियो बनता है कि भाई बैटमैन इस टाइम पे होता है कि मतलब वो अपने रेज के पीक पे हो जाता है। वहीं पे सुपरमैन एक ऐसा जोरदार पंच मारता है, लेक्स ऑलरेडी वीक होता है तो लेक्स कहीं दूर जाके गिरता है। और जब बैटमैन फाइनली जोकर को मारने जाता है तो जोकर वहां से एस्केप भी नहीं कर पाता और वहां पर बैटमैन खड़े होकर के बोलता है कि जा थोड़ा तो दे दूंगा। और फिर पुलिस आके जोकर को पकड़ के ले जाती है, बट वो जब लेक्स लूथर को पकड़ने जाते हैं तो वहां पर से लेक्स लूथर गायब हो जाता है। और इसी तरीके से बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का एक सीक्वल भी डिसाइड किया था, जो मतलब एक्चुअल में बैटमैन की स्टोरी होती है, जहाँ पर सुपरमैन से थोड़ी देर के लिए आता। तो ये थी हमारे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन 2004 वाली फिल्म जो कि कैंसिल हो गई थी, उसकी स्टोरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आई नो थोड़ा सा हैक्टिक, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाई है, बट अगर आपको पसंद आई तो भाई कमेंट में बता देना। बाकी आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।